अभी हम शुरू करते हैं बिनाइन डिसीजेस के बारे में ऑफ किडनीज एंड यूरेटर। इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज यूरेट्रिक इंजुरी। मोस्टली यूरेट्रिक इंजुरी जो होता है उसका आयट्रोजेनिक कॉज होता है। ट्रॉमा के कारण नहीं होता ज्यादातर, मोस्टली आयट्रोजेनिक होता है ड्यूरिंग सर्जरी लाइक हिस्टेरेक्टोमी या फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लाइक यूरेट्रोस्कोपी। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि यूरेट्रिक इंजुरी कितनी सीवियर है। अगर यूरेट्रिक इंजुरी आपकी माइल्ड है, मतलब सिर्फ पार्शियल इंजुरी हुई है इतनी सी, तो आप क्या करोगे, डीजे स्टेंट डाल के उस इंजरी को क्या कर दोगे, प्राइमरी रिपेयर कर दोगे। डीजे स्टेंट के बारे में आपको ये याद रखना है कि आपको यूरेटर के साथ कुछ भी ट्रीटमेंट करना है सर्जिकली, तो फिर आपको हमेशा डीजे स्टेंट डाल के रखना है। अगर आप डीजे स्टेंट नहीं डालोगे और कोई प्रोसीजर कैरी आउट करोगे आप यूरेटर के साथ में, चाहे प्राइमरी रिपेयर कर रहे हो सेकेंडरी रिपेयर कर रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा ना, यूरेटर में स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए डीजे स्टेंट हमेशा डालना है जब आपको यूरेटर के साथ खेलना है सर्जिकली। तो अगर पार्शियल इंजरी होगी तो प्राइमरी रिपेयर करो विथ डिजेस्टेंट। अगर आपका कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो गया विथ मिनिमल और लो नो लॉस ऑफ लेंथ, तो फिर आप पहले क्या करोगे, पहले इन दोनों एंड्स को है जो आप बड़ा करोगे, स्पैचुलेट करोगे। पहले दोनों एंड्स को क्या करोगे, बड़ा करोगे, स्पैचुलेट करोगे। फिर उसके बाद एंड टू एंड रिपेयर कर दोगे, एंड टू एंड जोड़ दोगे। और ये सारी चीजें हम डिजेस्टेंट डाल के करेंगे। ये आप देख सकते हो। पहले हमने क्या किया, ये आपकी मिनिमल लॉस ऑफ लेंथ हुआ है, कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो चुका है, तो आपने पहले एंड्स को क्या किया, स्पेचुलेट किया, बड़ा किया। और ये डिजेस्टेंट हमने डाला हुआ है हरा रंग का। और फिर उसके बाद हमने जो है एंड टू एंड रिपेयर कर दिया। तो ये होता है आपका कंप्लीट ट्रांजेक्शन के अंदर विद मिनिमल लॉस ऑफ लेंथ। अगर मान लीजिए माइल्ड टू मॉडरेट लॉस ऑफ लेंथ हो भी गया, तो फिर उस केस में आपके पास दो तरीके हैं। एक है बोआरी फ्लैप और एक है आपके पास श्वास हीट सर्जरी। बोआरी फ्लैप के अंदर क्या करते हैं, बोआरी फ्लैप के अंदर हम यू शेप का फ्लैप लेते हैं ब्लैडर से और उसको ऊपर यूरेटर से जोड़ देते हैं। ओके, यहाँ पर भी डीजे स्टेंट को हम यूज ही करेंगे। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमने यू शेप का एक फ्लैप कट किया यूरिनरी ब्लैडर से और उसको ऊपर हमने यूरेटर से जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, हाँ जी ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है बोअरी फ्लैप का। दूसरा तरीका फॉर दिस माइल्ड टू मॉडरेट लॉस ऑफ लेंथ हो सकता है सोआ सीट सर्जरी। सोआ सीट सर्जरी के अंदर क्या करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर को मोबिलाइज करेंगे टुवर्ड्स द यूरेटर। और टुवर्ड्स द यूरेटर जब हम इसको मोबिलाइज करेंगे तो इस ब्लैडर को फिक्स कर देंगे किसके साथ, इसको फिक्स कर देंगे हम सोआस मसल पे। किस पे फिक्स कर देंगे, सोआस मसल पे फिक्स कर देंगे। तो ये होती है आपकी सोआस सीट सर्जरी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अगर सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लेंथ हो गया तो क्या होगा। अगर सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लेंथ हो गया तो तीन तरीके आपके पास। एक है बोआरी फ्लैप प्लस सोआस हिट सर्जरी। एक है, इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब आप बोआरी फ्लैप भी लो ब्लैडर से और साथ में ब्लैडर को मोबिलाइज भी करो सोआस के ऊपर। ये दोनों आप करो फॉर द सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लेंथ। दूसरा आप क्या कर सकते हो फॉर सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लेंथ ऑफ यूरेटर, वो है आपका ट्रांस यूरेटरोस्टोमी। मतलब जो आपका कटा हुआ यूरेटर है उसको दूसरे यूरेटर से जोड़ दो, ये आप कर सकते हो। और तीसरा तरीका क्या है कि इंटरपोजिशन कर दो अपेंडिक्स या फिर बावेल लूप का, मतलब अपेंडिक्स का सेगमेंट या फिर बावेल का सेगमेंट लो और उसको यूज करो फॉर फुलफिलिंग दिस लेंथ ऑफ यूरेटर। ठीक है। और हर चीज में जहां पर भी आपको यूरेटर के साथ कुछ काम करना है आपको डीजे स्टेंट जो है यूज करना ही रहेगा। ठीक है। तो पहला यूरेटर का हमने जो प्रॉब्लम पढ़ा वो था यूरेट्रिक इंजरी। दूसरा जो हम यूरेटर के साथ प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। जहां पर यूरेटर आपका प्रेजेंट होता है ना उसी एरिया में, क्योंकि आपका यूरेटर एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, तो उसी एरिया में अगर फाइब्रोसिस हो गया तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। एक्चुअल में ये रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस एक्सटेंड करता है फ्रॉम रीनल हाइलम टू सैक्रल प्रोमोन्ट्री। इस एरिया में अगर फाइब्रोसिस हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस बोलेंगे। क्या होते हैं इसके कॉजेस, तो मोस्ट कॉमन कॉज तो रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस का होता है इडियोपैथिक। और इडियोपैथिक रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस को हम क्या बोलते हैं, ऑरमॉन्स डिसीज बोलते हैं। दूसरा कॉज हो सकता है इन्फ्लेमेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा एन्यूरिज्म। फिर उसके अलावा रेडिएशन, ट्रॉमा, सर्जरी, टीबी, सार्कोइडोसिस, ये भी कुछ कॉजेज है जिनके कारण रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो सकता है। इसमें आपको कुछ ड्रग्स पता होनी चाहिए जो कि रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस कॉज करती है, जैसे कि मेथाइल सर्जाइड, एलएसडी, ब्रोमोक्रिप्टिन और बीटा ब्लॉकर्स। इसमें से जो तीन ड्रग्स है ना, मेथाइल सर्जाइड, ब्रोमोक्रिप्टिन, बीटा ब्लॉकर्स, ये आपके प्लूरल इफ्यूजन के लिए भी कॉजेटिव एजेंट होते हैं। तो ये होता है आपका रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। इसमें आपको जो है यूरेटर्स उस फाइब्रोसिस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो जाती है। मतलब बेसिकली आपके यूरेटर जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उनके अंदर। और दोनों यूरेटर्स के अंदर हो रहा है तो दोनों किडनीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलेगा ड्यू टू बैक प्रेशर चेंजेस। और अगर इस बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस को आपने ट्रीट नहीं किया तो ऑब्वियसली ये पेशेंट किस में जाएगा, रीनल फेलियर में जाएगा।
फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे आप रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस के अंदर। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो रहेगा इस रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस के पेशेंट के लिए वो रहेगा सीईसीटी। लेकिन अगर आप आईवीपी करते हो तो आपको आईवीपी पे क्या दिखेगा, आपको दिखेगा मीडियल पुलिंग ऑफ यूरेटर दिखेगा। मतलब नॉर्मली यूरेटर जहां पर प्रेजेंट होता है उस लोकेशन में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वो वर्टेब्रा मतलब दोनों की मेडियल पुलिंग हो जाएगी और वर्टेब्रा की लाइन में आ जाएगी। अगर आप देखोगे इस आईवीपी की इमेज को तो ये आपकी वर्टेब्रा की लाइनिंग है। नॉर्मली यूरेटर ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो चुका है, मीडियल पुलिंग हो चुकी है यूरेटर की। ठीक है, तो ये आपको आईवीपी पे देखने को मिलता है इन केस ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। क्या ट्रीट करोगे आप, स्टेरॉइड्स और एजाथायोप्रिन को आप यूज करोगे टू डिक्रीज दी फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस को डिक्रीज करने के लिए आप इन दोनों ड्रग्स को यूज करो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आपने रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस का डायग्नोसिस अर्ली बना लिया तो आप जो है यूरेट्रिक स्टेंट्स की भी मदद ले सकते हो। और अगर पेशेंट लेट आता है जिसमें बहुत एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस हो चुका है तो सारे फाइब्रोसिस को तोड़ने के लिए हम यूरेट्रोलाइसिस करेंगे, और ताकि ये फाइब्रोसिस वापस ना हो इसलिए आप ओमेंटल रैप भी करते हो अगर पेशेंट बहुत लेट आता है तो ये तो आपने यूरेटर की दो प्रॉब्लम समझ लिया, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस भी समझ लिया, यूरेट्रिक इंजरी भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं रीनल इन्फेक्शंस के बारे में। तो पहला रीनल इन्फेक्शन जो हमें पढ़ना है दैट इज योर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, ये एक एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ई कोलाई होता है। और आपको कभी भी किडनी के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज नहीं, उसका रूट भी पता होना चाहिए। तो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन होता है आपका असेंडिंग इन्फेक्शन। ओके, मतलब क्या कि स्टोन होगा यूरेटर के अंदर, स्टोन होगा कहीं रिनल ट्रैक्ट के अंदर, या फिर स्ट्रक्चर होगा, उसके कारण क्या होगा, स्टेसिस होगा यूरिन का, और उस स्टेसिस ऑफ यूरिन के कारण आपका ये एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा होगा। ओके, मतलब इन्फेक्शन एसेंड कर जाएगा। या फिर वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स होगा, और वो जो रिफ्लक्स के कारण जो इन्फेक्शन हो रहा होगा, जो स्टेसिस ऑफ यूरिन हो रहा होगा, वो एसेंड करके आपके एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस कॉज करेगा। दूसरा रूट ऑफ इन्फेक्शन जो पॉसिबल है वो हेमाटोजेनस रूट ऑफ इन्फेक्शन है। मतलब जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, आईवी ड्रग अब्यूजर्स है, एंडोकार्डाइटिस है, इनके ब्लड के अंदर जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हेमाटोजेनसली किडनी तक जाएंगे और वहां पर इंफेक्शन कॉज करेंगे, जिसको हम बोलेंगे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो दो रूट ऑफ इन्फेक्शन होता है, असेंडिंग और हेमाटोजेनस। मोस्ट कॉमन कॉज होता है ई कोलाई। फिर हम बात करते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि आपको क्या दिखेगा, फीवर विद चिल्स, फ्लैंक में पेन्स क्योंकि किडनी इन्वॉल्व है, और आपको टेंडरनेस दिखेगी रेनल एंगल पे। रेनल एंगल कहां पर होता है, 12th रिप पे होता है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, और पायूरिया देखने को मिलेगा। पायूरिया मतलब क्या, पस सेल्स आपको देखने को मिलेंगे इन यूरिन। ठीक है, अब आप क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे, आपको पहले तो यूरिन की रूटीन माइक्रोस्कोपी और कल्चर सेंसिटिविटी करनी पड़ेगी। कल्चर सेंसिटिविटी क्यों करोगे, कल्चर सेंसिटिविटी इसलिए करोगे कि कौन सा एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म है वो आपको पता चल जाएगा जो कि ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, और रूटीन माइक्रोस्कोपी में आपको पस सेल्स देखने को मिल जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगा आपका, यहाँ पर भी सीईसीटी रहेगा। रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस में भी क्या था, सीईसीटी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस था। ट्रीटमेंट आप कैसे की मदद से करोगे, पहले आप एम्पिरिकल आईवी एंटीबायोटिक शुरू कर दोगे। कल्चर सेंसिटिविटी के बाद आपको एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म पता जब चल जाएगा तो आप उस एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में जो एंटीबायोटिक होता है वो लगा दोगे। और मान लीजिए कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन में आ जाता है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को डिकम्प्रेस करने के लिए हम पीसीएन या फिर डीजेस्टेंट को यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपकी रीनल एब्सेस के बारे में, या फिर अगर किडनी के बाहर एब्सेस हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेरीरिनल एब्सेस के बारे में। तो देखो, एब्सेस के लिए भी आपका जो कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज है वो इकोलाई है, और ये इकोलाई भी असेंडिंग रूट की मदद से ही आपका रीनल एब्सेस या फिर पेरीरिनल एब्सेस कॉज कर रहा है। होता क्या है ना, मोस्टली आपका स्टोन होता है या फिर वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स होता है, जिसके कारण बैक प्रेशर चेंजेस के कारण क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारण यहाँ पर पानी वगैरह जमा हो जाएगा। अब ये हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया, अगर इस हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ पर किडनी के अंदर क्या फॉर्म हो जाएगा, एप्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एप्सिस के फॉर्मेशन के लिए एग्जैक्ट एट द एंड ये एक इन्फेक्शन ही तो है ना हाइड्रोनेफ्रोसिस का। तो इसमें हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर आपके एप्सिस का साइज 3 to 5 सेंटीमीटर है तो फिर सिर्फ और सिर्फ आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है। लेकिन अगर एप्सिस का साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर है और आपको सेप्सिस के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, अगर आपका सेप्सिस का साइज सॉरी एप्सिस का साइज जो है मोर देन 5 सेंटीमीटर है और आपको सेप्सिस के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप क्या करिए, परक्यूटेनियस ड्रेनेज कीजिए या फिर सर्जरी भी कर सकते हो। आप क्या करिए, परक्यूटेनियस ड्रेनेज कीजिए और सर्जरी भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर पेरीरिनल एब्सेस है, मतलब एब्सेस इतना बड़ा हो गया, धीरे 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 बढ़ के उसने कॉर्टेक्स को फाड़ के यहाँ पर भी एब्सेस तैयार हो गया, तो उस पेरीरिनल एब्सेस के केस में भी आपको वही करना है, दैट इज पीसीएन करना है और साथ में आईवी एंटीबायोटिक्स करना है। तो इन दोनों कंडीशंस में सेम है, अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ा आपका एब्सेस होता है तो यहाँ पर भी पीसीएन ड्रेनेज करोगे प्लस आईवी एंटीबायोटिक्स दोगे। अगर पेरीरिनल एब्सेस है तो वहां पर भी सेम, बस अगर 3 से 5 सेंटीमीटर का है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे। फिर हम बात करते हैं रीनल कार्बनकल के बारे में। देखो कभी कभार क्या होता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे एब्सेसेस जो है वो ज्वाइन करता है और एक बड़ा एब्सेस फॉर्म करता है, बड़ा नेक्रोटिक एरिया फॉर्म करता है। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है स्टैफ ऑरियस।
ओके, इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? स्टैफ ऑरियस। लेकिन याद रखें स्टैफ ऑरियस जो है ये असेंडिंग रूट इसका मोस्ट कॉमन रूट नहीं होता। स्टैफ ऑरियस का जो मोस्ट कॉमन रूट होता है वो हेमाटोजेनस रूट होता है, और इसका भी ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? आईवी एंटीबायोटिक से करोगे। अब हम बात करते हैं एम्फाइजेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस की बात करते हैं। देखो एम्फाइजेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस, इसके अंदर क्या होगा? किडनी के अंदर हवा भर जाएगी, किडनी के अंदर क्या हो जाएगी? हवा भर जाएगी। ये आपका वेरिएंट ही है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का, लेकिन ये ज्यादा फल्मिनेंट इन्फेक्शन है एज कंपेयर टू द एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। और ये किसके अंदर होगा? डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट के अंदर होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर होगा। और इनके कॉजेटिव एजेंट क्या होंगे? गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया लाइक इकोलाई, सुडोमोनास, क्लेब्सिला, प्रोटियस, ऐसे गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो होंगे इनके कॉज होंगे। तो इसमें होगा क्या? गैस भर जाएंगी आपकी किडनी के अंदर। आप देख सकते हो कि ये आपका किडनी है, इसके अंदर आपको ये ब्लैक ब्लैक पैचेस जो दिख रहे हैं ना, ये आपकी हवा है, जो गैस है, जो आपकी किडनी के अंदर फॉर्म हुई है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? आप जो है आईवी एंटीबायोटिक्स दोगे और साथ में पीसी ड्रेनेज करोगे, परक्यूटेनियस ट्यूब की मदद से ड्रेनेज करोगे, हवा निकाल दोगे। अगर मान लीजिए ये हेल्पफुल नहीं होता तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, नेफ्रेक्टोमी करनी पड़ेगी, किडनी को उस पार्ट को निकालना पड़ेगा जो कि इन्वॉल्व है इस एम्फाइजेमेटिस पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर। दूसरा होता है आपका ज़ैंथोग्रैनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस। ज़ैंथोग्रैनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? ये क्रॉनिक इंफेक्शन होता है किसी ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी का। अब ये किडनी ऑब्स्ट्रक्ट किसी भी कारण से हो सकती है, या फिर स्टोन के कारण, स्ट्रक्चर के कारण। वो ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी के अंदर अगर कोई क्रोनिक इंफेक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ज़ैंथोग्रैनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस बोलेंगे। मोस्टली जो इंफेक्शन ये कॉज करता है वो प्रोटियस का इंफेक्शन होता है। बायोप्सी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? बायोप्सी के ऊपर आपको लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस, जिसको हम ज़ैंथोमा सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ये लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्यों क्यों देखने को मिलेंगे ये आपको? क्योंकि क्रॉनिक इन्फेक्शन था ना। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में बहुत सारे मैक्रोफेजेस जमा हो गए जो कि जिनके अंदर लिपिड भरा हुआ था। फिर सीटी स्कैन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सीटी स्कैन में आपको बियर पॉज साइन देखने को मिलेगी। ये आपकी बियर पॉज होनी थी, मतलब जो आपका बियर का पंजा होता है उसकी तरह से ये आपको बियर पॉज साइन देखने को मिलेगी, ठीक है, सीटी स्कैन के ऊपर। और आपको ज़ैंथोग्रैनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में एक बहुत बढ़िया बात जो याद रखनी है, इसमें कभी भी हम बायोप्सी करेंगे नहीं। आपको बायोप्सी की फाइंडिंग पता है कि लिपिड लेडर माइक्रोफेजेस होते हैं, लेकिन आप बायोप्सी करते नहीं हो। क्यों नहीं करते हो? रीजन इसका बड़ा सिंपल है। जो आपके ज़ैंथोग्रैनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस है उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है रीनल सेल कार्सिनोमा। तो आप क्लिनिकली जब पेशेंट को देखते हो, आप उसका सीटी स्कैन करते हो, तो जब भी आपका ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है और उसका सीटी स्कैन होता है, वो सारा ये इंडिकेट कर रहा होता है कि इस पेशेंट को रीनल सेल कार्सिनोमा है। क्या है? इस पेशेंट को रीनल सेल कार्सिनोमा है। और रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर हम कभी भी बायोप्सी नहीं करते, तो हम रिस्क लेने नहीं है, डायरेक्टली सर्जरी करते हैं, नेफ्रेक्टोमी, टोटल या फिर पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करेंगे। और बाद में हम कभी कभार बायोप्सी कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कार्सिनोमा नहीं था, ये लिपिड लिडर माइक्रोफेजेस थे इसके अंदर, मतलब ये ज़ैंथोग्रैनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस था। फिर हम बात करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में। अब ये ट्यूबरक्यूलोसिस आपके जो यहाँ पर होता है, इसको हम बोलते हैं जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। इसमें क्या होता है? ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस है ना, ये सेकेंडरी ट्यूबरक्यूलोसिस है। प्राइमरी जो फोकस था ये आपके मोस्टली लंग्स में था, और सेकेंडरीली ये हेमाटोजेनस रूट से आपके लंग्स के थ्रू किडनी और प्रोस्टेट के अंदर आता है। अगर किडनी और प्रोस्टेट को इन्फेक्ट करना है तो हेमाटोजेनस रूट से आता है। अगर बाकी ब्लैडर, आपका यूरेटर, इन ये इन्फेक्ट हो रहा है तो उसके अदर्स इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग रूट भी हो सकता है उनके लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। आपके रिनल पिरामिड्स थे, इन रिनल पिरामिड्स को जो टिप होते थे उसको हम क्या बोलते थे? उनको हम बोलते थे रीनल पैपिला। अब जब ये टीबी वाले जो बैक्टीरिया होता है उस रीनल पैपिला का क्या करते हैं? पैपिलरी अल्सर कॉज कर देते हैं, पैपिलरी अल्सर कॉज कर देते हैं। अब जब सारी रीनल पैपिला में ऐसे अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे तो पूरे किडनी के अंदर क्या हो जाएगा? केशियस नेक्रोसिस होगा ड्यू टू दिस टीबी बैक्टीरिया। और फिर जब केशियस नेक्रोसिस हो जाएगा तो किडनी के अंदर कैल्सिफिकेशन होगा उस केशियस नेक्रोसिस के ऊपर, जिसको हम क्या बोलेंगे? फिर उस किडनी को पुटी किडनी बोलेंगे। ओके, पुटी किडनी बोलेंगे। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होता है उस किडनी के ऊपर जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा केशियस नेक्रोसिस हो चुका है ड्यू टू दी पैपिलरी अल्सर। उस पिटी किडनी का दूसरा नाम क्या होता है? सीमेंट किडनी, जिसमें आपके पूरे किडनी का फंक्शन लॉस्ट हो चुका है। अब किडनी आपकी छोटी सी कॉन्ट्रैक्टेड कैल्सिफाइड किडनी है, जिसको हम ऑटोनेफ्रेक्टोमी भी बोलते हैं। ये तो एक टाइप का प्रेजेंटेशन हो सकता है ड्यू टू टीबी बैक्टीरिया। दूसरे टाइप का प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? पैपिलरी अल्सर हुआ, पैपिलरी अल्सर हुआ, लेकिन इस बार पैपिलरी अल्सर का क्या हो गया? फाइब्रोसिस हो गया, मतलब उसकी हीलिंग हो गई बाय फाइब्रोसिस ऑफ कोलाइसिस। लेकिन फाइब्रोसिस ऑफ कोलाइसिस होने के कारण क्या होगा? यूरिन बाहर ड्रेन नहीं होगी, तो आपका जो बैक प्रेशर चेंजेस होंगे उसके कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू रीनल एब्सेस। और रीनल एब्सेस जब ज्यादा हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा और नोन एज पेरिनेफ्रिक एब्सेस। तो ये सेकंड प्रेजेंटेशन हो सकता है किडनी के अंदर। पहला प्रेजेंटेशन में क्या? पुटी किडनी, सीमेंट किडनी बनी। दूसरे प्रेजेंटेशन के अंदर एब्सेस क्रिएट हो गया, रीनल एब्सेस, पेरिनेफ्रिक एब्सेस। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो सकती है आपकी यूरेटर की। यूरेटर में क्या होगा? फाइब्रोसिस होगा, स्ट्रक्चर होगा। और ये स्ट्रक्चर और फाइब्रोसिस मोस्ट कॉमनली यूरेटर में कौन से लोकेशन पे होगा? वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन पे होगा। कहां पर होगा? वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन पे होगा। ड्यू टू फाइब्रोसिस एंड ड्यू टू स्ट्रक्चर जो अपीयरेंस आता है आपके यूरेटर को वो होता है बीडेड अपीयरेंस। अगर एग्जैक्टली बताऊं, यूरेटर में फाइब्रोसिस हो रहा है और स्ट्रक्चर हो रहा है, देखो ड्यू टू एनुलर स्ट्रक्चर्स
जो यूरेटर को अपीयरेंस होता है, कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस होता है यूरेटर का, एंड ड्यू टू स्ट्रेटनिंग, ड्यू टू फाइब्रोसिस जो होता है, फाइब्रोसिस जब होता है वॉल ऑफ यूरेटर का, तो स्ट्रेटन हो जाता है यूरेटर कुछ इस तरीके से, उसके कारण हम यूरेटर को क्या बोलते हैं, पाइप स्टेम यूरेटर बोलते हैं। किडनी की क्या फाइंडिंग थी, पुट्टी किडनी थी, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो ये सीमेंट किडनी है, पुट्टी किडनी है, ये इमेज आपको सीटी स्कैन का इमेजिन होना चाहिए, पता होना चाहिए, और ये पीवाईक्यू है, ये एक्सरे के अंदर आपको जो है बताया गया है कि ये आपकी सीमेंट किडनी है, ठीक है। फिर साथ में अगर आप देखोगे तो आपका यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में आपका फाइब्रोसिस जो होता है अगेन यहाँ पर, और ब्लैडर में फाइब्रोसिस होने के बाद जो ब्लैडर होता है वो छोटा सा कॉन्ट्रैक्टेड स्मॉल कैपेसिटी वाला नॉन एक्सपेंडेबल ब्लैडर बन जाता है, और इस ब्लैडर को हमने एक प्यारा सा नाम दिया हुआ है, दैट इज थिम्बल ब्लैडर। अब जब स्मॉल और छोटी कैपेसिटी वाला ब्लैडर होगा ना, तो आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिनेशन की वो बढ़ जाएगी। साथ में जो यूरेटर का ऑरिफाइस होता है उसके मैंने 4 ग्रेड्स आपको बताए थे, ग्रेड 0 में आपका कोन शेप वॉल्केनो शेप होता था, ग्रेड 2 के अंदर आपका स्टेडियम शेप होता था, सॉरी ग्रेड 1 में स्टेडियम शेप होता था, ग्रेड 2 के अंदर आपका वो हॉर्स शू शेप होता था, और ग्रेड 3 के अंदर आपका जो था, ये 3 है सॉरी, गोल्फ होल शेप होता था यूरेट्रिक ऑरिफाइस। तो जितना ज्यादा ग्रेड उतना ज्यादा वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स भी होगा इसमें, हाँ जी। फिर हम बात करते हैं कि आपका एपिडाइमिस जो है उसमें दो चेंजेस देखने को मिलेंगे, पहला आपको पेनलेस नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, और दूसरा क्रॉनिक डिस्चार्जिंग साइनसेस देखने को मिलेंगे इन दी पोस्टीरियर स्क्रोटल वॉल। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेगा, सबसे अर्लीस्ट एंड सबसे मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर रहेगा इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। उसके अलावा तो बेसिकली आपकी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक डिसयूरिया, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, हिमैचुरिया, हिमैचुरिया माइक्रोस्कोपिक हिमैचुरिया तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, कभी कभार मैक्रोस्कोपिक हिमैचुरिया भी प्रेजेंट रहेगा, रीनल मास, और ये स्टेराइल पायूरिया, स्टेराइल पायूरिया आपको हमेशा पता होना चाहिए। आपका पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा कि पस आ रहा है यूरिन के अंदर, आप यूरिन माइक्रोस्कोपी के लिए भेजोगे, आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है पस सेल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका टीबी बैक्टीरिया होता है ये सिर्फ एसिड फास्ट होता है, ग्राम स्टेन पे दिखाई नहीं देता। तो आपका जो पैथोलॉजिस्ट होगा वो बोलेगा स्टेराइल पायूरिया, ओके। कंस्टिट्यूशनल सिम्टम्स होता है जैसे कि वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे जेनेटिव यूरिनरी टीबी के अंदर। इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, पहले आप यूरिन का सैंपल लोगे और उसको 3 जगह पर भेजोगे, कहां पर, एसिड फास्ट बेसिलाई को चेक करने के लिए, कल्चर के लिए, और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट के लिए। 3 जगहों पर आप यूरिन सैंपल भेजोगे। यूरिन सैंपल लेना कैसा है, 3 कंसेक्यूटिव यूरिन सैंपल लेना है फॉर अर्ली मॉर्निंग, वो भी 3 कंसेक्यूटिव यूरिन सैंपल, वो भी अर्ली मॉर्निंग। एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए भेजो, कल्चर करने के लिए एलजी मीडिया पे भेजो, और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट के लिए भेजो। नेट का फायदा क्या होता है, आपको अर्ली रिजल्ट मिलेगा। एलजी मीडिया में कल्चर करोगे ना 3-4 दिन का टाइम लगता है। दूसरा, आप आईवीपी कर सकते हो, आईवीपी में आपको करने की जरूरत नहीं है, आजकल करते भी नहीं है, बस एक अपीयरेंस पता होना चाहिए। आईवीपी पे आपको जो है मॉथ इटन कलाइसिस का अपीयरेंस देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हो, आपके ये ऐसे फजी और इरेगुलर कलाइसिस देखने को मिलता है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मॉथ इटन कलाइसिस बोलते हैं। नॉर्मल कलाइसिस कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर आपको जो आपका बेटर इन्वेस्टिगेशन है, बेटर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है, दैट इज योर सीईसीटी। सीईसीटी में आप जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस देख पाओगे प्रॉपर्ली, आप जो है कलाइसियल डिस्टॉर्शन देख पाओगे, आप जो है पैपिलरी नेक्रोसिस देख पाओगे, सब देख पाओगे। ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले आप एटीटी शुरू करिए 6 से 9 महीने के लिए, ओके। एटीटी मतलब एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, मिनिमम टाइम इसका जो है 6 महीने तो देना ही देना है। बाकी इन्फेक्शन अगर आपको सीवियर लगे तो ज्यादा टाइम के लिए भी दे सकते हो। अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन है तो पीसीएन दैट इज पर क्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी ट्यूब डाल के या फिर डीजे स्टेंट की मदद से आप जो है ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर सकते हो, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो। लेकिन डेफिनेटिव सर्जरी जो भी आपको करनी है, फॉर यूरेट्रिक स्ट्रक्चर हो गया, फॉर यूरिनरी स्टोन हो गया, कोई भी आपको अगर डेफिनेटिव सर्जरी करनी है तो एटीटी के पहले 3 से 6 हफ्ते होने दीजिए, उसके बाद वो डेफिनेटिव सर्जरी आप करिए। जैसे कि यूरेट्रिक स्ट्रक्चर के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बॉडी फ्लैप को यूज कर सकते हो, श्वास सीट सर्जरी कर सकते हो फॉर यूरेट्रिक स्ट्रक्चर, या फिर अगर थिम्बल ब्लैडर है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑगमेंटेशन एंटेरोसिस्टोप्लास्टी कर सकते हैं। लेकिन ये कब करना है, आफ्टर 3 to 6 वीक्स ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। तो ये सारे आपकी फाइंडिंग्स है जो आपको जेनेटिव यूरिनरी टीबी के अंदर देखने को मिलता है। पहला जो यहाँ पर है कर्स्किंग, कर्स्किंग के अंदर क्या होता है, ड्यू टू फाइब्रोसिस एट द एंड ऑफ द रीनल पेल्विस, आपका जो ये पेल्विको यूरेट्रिक जंक्शन होता है ये ऊपर आ जाता है ड्यू टू द फाइब्रोसिस ऑफ द रीनल पेल्विस। दूसरा पुट्टी किडनी, पुट्टी किडनी इज व्हाट, एक्सटेंसिव डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होता है पूरे किडनी का आफ्टर केशियस निक्रोसिस। और तीसरा पाइप स्टेम यूरेटर, ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ द यूरेट्रिक वॉल, पाइप स्टेम यूरेटर होता है। कॉर्क स्क्रू यूरेटर ड्यू टू एनुलर स्ट्रक्चर्स, वो भी लगातार उसके कारण कॉर्क स्क्रू यूरेटर होता है। और गोल्फ होल यूरेट्रिक ऑरिफाइस, जिसके कारण आपका वीयूआर जो होगा ज्यादा होगा, ये ग्रेड 3 का आपका जो होता है यूरेट्रिक ऑरिफाइस होता है। फिर आपको थिम्बल ब्लैडर देखने को मिलेगा, छोटा नॉन एक्सपांडेबल ब्लैडर, यूरेट्रिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपको केशियस नेक्रोसिस एंड फजी मॉथ कैलिक्स देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। आप हाइड्रोनेफ्रोसिस हर जगह देख रहे थे, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है एक्चुअली में, ये असेप्टिक डायलेटेशन होता है आपके पेल्विक एल्सियल सिस्टम का, ओके, पेल्विक एल्सियल सिस्टम का
जो असेप्टिक डायलेटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। ये यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है, दोनों के आपको कॉजेस पता होनी चाहिए। देखो, यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस की कॉज करने के लिए आपको एक साइड का यूरेटर या फिर एक साइड का पेल्विक एल्सी सिस्टम जब इन्वॉल्व होगा, तब जाके यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, तब जाके यहां पर पानी भरेगा, वो भी एसेप्टिक डायलेटेशन होगा। लेकिन अगर दोनों साइड के यूरेटर या फिर दोनों साइड के पेल्विक एल्सी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, या फिर दोनों साइड के ब्लैड या फिर ब्लैडर इन्वॉल्व होता है, या फिर यूरेथ्रा इन्वॉल्व होता है, तो फिर आपका बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के आपको कॉजेस पता होनी चाहिए। तो यूनिलैटरल में क्या क्या कॉजेस सकते हैं? एक तो इन द ल्यूमेन ऑफ द यूरेटर, ल्यूमेन ऑफ द यूरेटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जो वॉल है यूरेटर की उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर यूरेटर के बाहर कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसे तीन कॉजेस हो सकते हैं। अब यूरेटर के बाहर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एक्स्ट्रा म्यूरल कॉजेस हो गए होंगे, जैसे कि रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, एबनॉर्मल रीनल वेसल एंड ट्यूमर। ये सारे एक्स्ट्रा म्यूरल मतलब आपके यूरेटर के बाहर के प्रॉब्लम्स हैं, जो कि यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करेंगे। रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस दोनों के अंदर आएगा, बायलैटरल के अंदर भी, यूनिलैटरल के अंदर भी। फिर हम बात करते हैं आपके इंट्राम्यूरल, मतलब यूरेटर की वॉल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि यूरेट्रिक स्ट्रक्चर, रिनल पेल्विस का ट्यूमर, या फिर यूरेट्रोसील। यूरेट्रोसील क्या था? एक कंजेनिटल डिसऑर्डर था जिसमें एडर हेड अपीयरेंस आपको देखने को मिलता था आईवीपी के ऊपर। और इंट्राल्यूमिनल मतलब यूरेटर के ल्यूमेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि स्टोन है यूरेटर के ल्यूमेन में। स्लफ पेपिला मतलब ऊपर से जो आपका किडनी का पेपिला था वो स्लफ करके यहां पर क्लॉट बना लिया, या फिर क्लॉट होगा किसी भी टाइप का। ठीक है, बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहां कहां पर होगा? जैसे कि कंजेनिटल कंडीशंस लाइक पीयूवी और आपका फाइमोसिस। देखो, फाइमोसिस जो है ये कंजेनिटल कंडीशन भी हो सकती है या फिर एक्वायर्ड कंडीशन भी हो सकती है। और एक्वायर्ड आपका एक्वायर्ड बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के कॉजेस क्या होंगे? जैसे कि बीपीएच, प्रोस्टेट की दोनों कॉजेस, दोनों प्रॉब्लम्स, बीपीएच एज वेल एज कार्सिनोमा प्रोस्टेट। उसके अलावा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर एंड फाइमोसिस, ये सारे आपके क्या कॉज करेंगे? बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। जो रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस होता है ये बायलैटरल कॉज में भी आता है और यूनिलैटरल कॉज में भी आता है। क्या होगा? एक चीज आपको डिटेल्स क्राइसिस पता होनी चाहिए। डिटेल्स क्राइसिस ये स्टोन के साथ, स्टोन के लिए कभी कभार यूरेटर के अंदर जब स्टोन होता है तो उस स्टोन के कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा तो उसके कारण आपको पेन और स्वेलिंग जो है लॉइन के अंदर देखने को मिलेगी। और ये जो यहाँ पर आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है, ये जो है क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा स्टोन के ऊपर। तो एक टाइम के बाद मान लीजिए ये आपका जो प्रेशर झेल नहीं पाया स्टोन, और ये स्टोन जो है यूरिन के अंदर निकल गया बाहर। तो अचानक से क्या होगा? जो पेन और स्वेलिंग हो रहा था लॉइन के अंदर ड्यू टू हाइड्रोनेफ्रोसिस, वो डिसअपियर कर जाएगा, क्योंकि स्टोन निकल चुका है। और जैसे ही वो डिसअपियर करेगा, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन यहाँ पर कलेक्ट हो चुका था ना, पेशेंट पास कर देगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। तो ड्यू टू डिसलॉजमेंट ऑफ स्टोन, ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, ड्यू टू मतलब जो डिसलॉजमेंट हुआ है स्टोन का, और उसके बाद जो आपके सारे सिम्टम्स गायब हो चुके हैं, डिसअपियर कर जाते हैं, और पेशेंट लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन पास करता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिटेल्स क्राइसिस कहते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होता है आपका यूएसजी होता है। यूएसजी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सारा जो पेल्विक कैल्शियम सिस्टम हो जाएगा वो आपका पूरा का पूरा डायलेट हो जाएगा, और जो आपका कॉर्टेक्स हो जाएगा वो नैरो हो जाएगा। नॉर्मली आपका कॉर्टेक्स 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है, लेकिन इसमें कितना छोटा है? तो आपको ये जो अपीयरेंस दिखता है ये कैसा होता है? सोप बबल अपीयरेंस, छोटा सा थिन्ड आउट कॉर्टेक्स, पूरा डायलेटेड पेल्विक कैल्शियम सिस्टम, और इस अपीयरेंस को हम यूएसजी पे क्या बोलते हैं? सोप बबल अपीयरेंस। नॉर्मली आईवीपी पे क्या होता है ना, आईवीपी आपको नॉर्मल कोलाइसिस कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, ये आपके नॉर्मल कोलाइसिस है। लेकिन आप प्रेशर यहाँ पर हाइड्रोनेफ्रोसिस का कारण बढ़ेगा, जब ये आपके इसके ऊपर प्रेशर बढ़ते जाएगा तो पहले ये फ्लैट हो जाएंगे, कैलाइसिस क्या हो जाएंगे? पहले फ्लैट हो जाएंगे, लेकिन प्रेशर जब और बढ़ेगा तो ये आपके क्लब शेप्ड कैलाइसिस हो जाएंगे। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट क्या होता है आपके इस हाइड्रोनेफ्रोसिस को? हर हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर आप क्या करोगे? कॉज को ट्रीट करो, जो भी कॉज होगा जो कि हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज कर रहा है उसको ट्रीट करो। लेकिन अगर उसमें टाइम लगने वाला है, कॉज को ट्रीट करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, तो उतने टाइम के लिए आप परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी ट्यूब, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी कर सकते हो, और जो वो जितना भी कलेक्शन हो चुका है, जितना भी असेप्टिक डायलेटेशन हो चुका है ड्यू टू यूरिन अक्यूमुलेशन, उसको बाहर निकाल सकते हो। अब अगले लेक्चर में हम रीनल कैलकुलस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।